अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद, सुबह खैर तमाम देखने वालों को। प्रोग्राम है गुड मॉर्निंग कराची और मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद यासर। प्रोग्राम में अपने मुख्तलिफ मामलात पर मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, मसाइल के हवाले से प्रोग्राम में बात करते हैं और मुख्तलिफ मेहमान शख्सियात हमारे साथ इस प्रोग्राम में मौजूद होती हैं। और साथ साथ प्रोग्राम का फॉर्मेट हमने ऐसा तरतीब दिया है कि जिसमें देखने वाले बराह रास्त प्रोग्राम में कॉल करके अपने सवालात भेजते हैं और उसके जवाबात दिए जाते हैं। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर गुफ्तगू होती है, उसमें सर फहरिस्त आपके सेहत के मसाइल हैं जिसके ऊपर ख़ास तौर पर प्रोग्राम में गुफ्तगू रहती है। स्केजुअल हमारे सेगमेंट्स हैं जिसके अंदर हमारे पास डॉक्टर्स और मुख्तलिफ तबीब वगैरह यहाँ पर शरीक होते हैं जिनसे आपकी बीमारियों के हवाले से प्रोग्राम में गुफ्तगू होती है। साथ साथ अवामी मसाइल हमेशा से प्रोग्राम का एजेंडा रहा है, जिसमें कोशिश ये है कि जो सतही मसाइल हैं काम आदमी के, काम पाकिस्तानी के, वो कराची से लेके कश्मीर तक जितने भी जो ख़ास तौर पे निचली सतह के ऊपर जो मसाइल हैं उनको उजागर किया जाए। तो बहरहाल ये तमाम मामलात हैं जो प्रोग्राम्स में ज़ेर बहस आते रहते हैं। आज भी प्रोग्राम में हमारे पास मेहमान शख्सियात मौजूद हैं, बिला ताख़ीर उन्हें मैं खुशामदीद कहूँगा और मुख्तलिफ मामलात पर और ख़ास तौर पर इस वक्त जो सिंध की सियासी सूरत हाल इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले मोअज़्ज़ज़ मेहमान नईम अमान साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से आपका ताल्लुक़ है, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, सुबह के वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी करते हैं और हमारे साथ मुख्तलिफ प्रोग्राम्स में शरीक होते हैं। एक दफ़ा फिर उन्हें आज मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। नईम भाई, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। दूसरे हमारे एक और ख़ास मेहमान हैं एडवोकेट सैयद अली रज़ा शाह, GDA से आपका ताल्लुक़ है, उनको भी मैं प्रोग्राम में खुशामदीद कहूँगा। बहुत शुक्रिया सही प्रोग्राम में हमें वक्त देने के लिए। नहीं भाई, प्रोग्राम में गुफ्तगू करनी है थोड़ी सी कोरोना वायरस के हवाले से, और कोरोना वायरस की वजह से जो कुछ हुआ है वो आपके सामने, जिस तरह की पॉलिसीज़ को तरतीब दिया गया, मुरतब किया गया, आप कह लीजिए, वो अब आपके सामने है। अच्छा, ये फ़ैसले जो हैं लॉकडाउन की तरफ जाना ना जाना, जल्द या बदेर इसका फ़ैसला तो हो जाना था, लेकिन ये हमेशा से एक डेडलॉक की सूरत जो अख्तियार कर जाता है। पूछने का मकसद ये है कि वफाक की एक पॉलिसी है, सूबाई हुकूमत की एक पॉलिसी है, वो टकराव की जो कैफियत है वो तीसरी वेव में भी ख़त्म होती नज़र नहीं आई। कौन इसकी ज़िम्मेदारी लेगा और जो कुछ हो रहा है इसके ऊपर मैं चाहूँगा थोड़ी सी गुफ्तगू हो जाए। जी देखिए, बात ये है कि जो आलमी वबाएँ या नगानी आफात हैं ये आती रहती हैं, और जब आती हैं तो रियासत का काम होता है कि उसको फेस करे और तरीके के साथ जो एक तरीक़ेकार जो है वो बना हुआ है उसको उस पर अमल करे। ठीक। अब ये कोरोना वायरस तो अपनी जगह आया ही आया। सिंध को तो पिछले साल से 2-3 चीज़ों को फेस करना पड़ा, ख़ासतौर पे टेडी दल वाला मामला था। टेडी दल के अंदर किसान थे, हारी थे, काफ़ी नुकसान हुआ, करोड़ों अरबों रुपये का नुकसान हुआ। फिर इसी तरीके से बारिशों वाला एक मामला आया पिछले साल, 90 ईयर्स का रिकॉर्ड टूटा। उसमें बदीन वाली जो हमारी जो पट्टी है, मीरपुर ख़ास वाली जो पट्टी है, बड़ी अफेक्टेड हुई, ठेठा बड़ा अफेक्टेड हुआ। उसके अंदर कई करोड़ों अरब रुपये का लोगों का लॉस हुआ, नुकसान हुआ। कोरोना वायरस भी साथ था। अब होता ये है कि किसी भी सूबे को उसके हिसाब से बजट दिया जाता है। नगानी आफात हो गई या फिर आलमी वबाएँ हो गई, इसके लिए स्पेसिफिक कोई बजट नहीं होता। अब इसमें होता ये है कि या आपके पास जो बजट होता है उसमें डेवलपमेंट फंड जो आपके मौजूद होता है, तो डेवलपमेंट फंड आपको उसमें यूटिलाइज करना होता है। अब कनाडा जैसे मुल्क के अंदर भी जब आलमी वबा आई तो कनाडा के अंदर हुकूमत और अपोजिशन की जो डायरेक्शन है वो हमेशा अलग सुतीली माओ वाला रवैया आपस में रहा है। लेकिन जब वो कोरोना वहाँ जब पहुँचा तो कोरोना के अंदर उनकी पहले दिन जो सिम थी वो एक थी, और उन्होंने जो है वो उस पर कोरोना को ख़त्म करने के लिए कदम भी जो है वो दोहराया और कहा कि हम इंशाल्लाह ताला इसको फेस करेंगे और उसको ख़त्म करने की भरपूर कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जब लाजमी सी बात है कोरोना यहाँ पाकिस्तान के अंदर जब रुख करता है तो एक SOPs जो दी है WHO ने उस पर अमल करवाना है। अमल कराने के लिए सिंध गवर्नमेंट की जो है वो बेहतरीन काविशें हैं और अच्छे जो उन्होंने एक तरीक़ेकार पे जो अमल कराने की कोशिश की, उसमें हमें पता था कि काफ़ी जो नुकसानात उठाने पड़े, ख़ासतौर पे कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे, क्योंकि अभी रमज़ान है। पिछले साल भी रमज़ान के अंदर सख्ती थी बहुत ज़्यादा। पिछले साल रमज़ान के अंदर भी जो है वो कारोबार था, बिज़नेस था, शादी हाल थे, फिर होटल था, इंडस्ट्री थी, जो है वो तकरीबन जो है वो क्लोजिंग की तरफ थी, क्योंकि वबा पहली दफ़ा थी, तजुर्बा नहीं था पाकिस्तान के पास या किसी और दीगर ममालिक के पास। एक चाइना था जिसने फेस कर लिया और उसको जो है वो एक SOP के तहत जो है वो WHO ने दी और सब ने मुल्कों में अमल करवाना था। तो सिंध गवर्नमेंट ने भी उसके ऊपर जो है वो अपना एक तरीक़ेकार तय किया और मुशावरत के साथ, ये भी नहीं कि खुद फैसले कोई किए हों, वफाकी हुकूमत को जो है वो इत्माद में लिया और फैसले किए। क्योंकि चाइना भी निकला तो वो 3-4 चीज़ों को उन्होंने फोकस किया। वो पहला ये था कि
क्योंकि कोरोना ज़्यादा जो लोग थे उनको तलाश किससे किया जाए। टेस्टिंग किट्स तैयार की उन्होंने, टेस्टिंग किट तैयार करके फिर लाजमी सी बात है आइसोलेशन सेंटर उन्होंने तैयार करने थे, और दिनों दिन के अंदर आपने देखा कि बिल्डिंग उन्होंने तामीर कर दी, क्वारंटीन सेंटर बनाए उन्होंने। तीसरा जो उनका फोकस था वो जो कारोबारी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले लोग थे उनको जो है वो लॉकडाउन की तरफ लेके जाना था, और वही तरीक़ेकार सिंध गवर्नमेंट ने भी किया। अब होता ही है कि जब किया तो आज अल्हम्दुलिल्लाह हमें प्राउड भी है कि, और प्राउड क्या मतलब एक नुकसान तो हमने भी यहाँ उठाया है। हमारे काफ़ी ऐसे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं जो है वो अभी दुनिया में नहीं है, ख़ासतौर पे मुर्तज़ा वहाब भाई मुर्तज़ा बलोच जो है वो दुनिया में नहीं रहे, अल्लाह पाक उनकी मग़फ़रत करे। और भी हमारे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं जिन्होंने शहादतें अपनी इस कोरोना जैसी वबा में दी हैं, ख़ासतौर डॉक्टर्स हैं, पैरा मेडिकल स्टाफ का अमला है, माहिरीन है, काफ़ी सारे। अब ये होता ही है कि हमने जो है वो कोरोना के ऊपर जो फैसले हम कर रहे थे, तो फैसले जो हमारे डायरेक्शन थी वो डायरेक्शन कभी भी हम खुद से फैसले नहीं कर रहे थे। हमने डॉक्टरों से मशवरे लिए, हमने माहिरीन से मशवरे लिए, हमने पैरा मेडिकल स्टाफ जो था उनसे मशवरे लिए, और उस डायरेक्शन पे अब चले। हुआ ये कि वफाकी हुकूमत जो कि 24 किलोमीटर पर बैठी हुई है और वो चाहती है कि पूरे पाकिस्तान पे हम कब्जा कर लें, और वो कोर्ट में चले गए और कोर्ट में कहा कि सूबे जो है वो हमारी डायरेक्शन पे नहीं चल रहे हैं। हालांकि जो है वो वर्ल्ड जो आपको WHO है उन्होंने भी सराहा कि एक बेहतरीन काम किया सिंध गवर्नमेंट ने, लेकिन वज़ीर आज़म साहब हमेशा जो है वो तंग दिली का मुजाहरा करते हैं, और वही उन्होंने तरीक़ेकार वही किया, और कोर्ट से ऑर्डर लेकर आ गए कि अब जो है एक इदारा बना दिया जाएगा NCOC, और जो फैसले करेगा तमाम सूबे उस पर अमल करेंगे। अब NCOC जो फैसले कर रहा है, ये फैसले तो सिंध हुकूमत ने भी किए थे, और जो किए थे आज उसका रिजल्ट ये है कि हम कह रहे थे कि लॉकडाउन की तरफ जाएं, हम कह रहे थे कि आप कारोबारी तबके को जो है वो कोई ना कोई पैकेज अनाउंस करें, और हम चाह रहे थे कि जो आपके बिजनेसमैन हैं उनको पैकेजेस की साइड पे लेके जाएं, इंडस्ट्रियल बेल आउट करें या कोई ऐसी चीजें उनको दें ताकि उनको नुकसान ना हो और वो अच्छे से फेस कर जाए। अब WHO की दी हुई ताज़ी तदाबीर सिंध हुकूमत यहाँ अडॉप्ट करती है और बेहतरीन उस पर रिजल्ट निकालती है, फिर वफाक तक पहुँचती है 1 साल बाद, और 1 साल बाद जब वहाँ पहुँचती है तो वो फिर अब NCO जो फैसला कर रही है, NCOC अब तमाम सूबे उस पर जो है वो अमल कर रहे हैं। अब NCOC कहती है यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाए, यूनिवर्सिटियाँ बंद हो जाती हैं। NCOC कहती है कि बात ये है कि हेल्थ के ऊपर हमें ये करना चाहिए, हमें वो करना चाहिए, इंडस्ट्री बंद होनी चाहिए, इंडस्ट्री बंद हो जाती है। अब जो फैसले वफाकी हुकूमत की तरफ से आ रहे हैं हम उस पर जो है वो अमल कर रहे हैं, लेकिन इसमें देखना ये कि जो NCOC जो डिपार्टमेंट उन्होंने बनाया, महकमा बनाया है, उसको देखने की जरूरत है। हम फैसले जब कर रहे थे तो हम माहिरीन से मशवरे ले रहे थे। अभी NCOC डिपार्टमेंट में जो फैसले हो रहे हैं कौन लोग बैठे हैं, मतलब फाइनेंस का मिनिस्टर का क्या ताल्लुक है भाई? अब बात ये है कि फाइनेंस का मिनिस्टर हो गया, ये दीगर स्पोर्ट का मिनिस्टर हो गया, ये एग्रीकल्चर, मतलब अब जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो सारे दिन टेलीविजन पे बैठ के वो तनकीद करते हैं, फिर शाम को NCOC की मीटिंग होती है, उस पर बैठ के फैसले देते हैं बेहतर है कि हमें फलां बंद कर दिया जाए। तो ये मेरा ख्याल है ये ठीक नहीं है, आपके ख्याल में स्मार्ट मूव नहीं है, और ये तरीक़ेकार माहिर होना चाहिए, जो टेक्नोक्रेट हो, जो इन मामलों को समझता हो, उसको बिठाना चाहिए ज़्यादा। मतलब जी शाह साहब, अब ये फरमाइए कि जो कुछ अभी यहाँ पे गुफ्तगू हुई है, ख़ासतौर पे पीपल्स पार्टी ने जो इक़दाम उठाए हैं जिसकी वजह से बज़ाहिर ये लगता है कि कोरोना जो है वो काफ़ी हद तक जो है वो कंट्रोल में रहा, लेकिन एक मसला हमेशा से दरपेश रहा है यहाँ पर, वो ये कि सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत दोनों टकराव की एक कैफियत रही है। कोरोना के ऊपर भी हमने देखा कि सियासत होती रही है। तो बहरहाल जी, अब ये जो टकराव की कैफियत है ये किस तरफ लेकर जा रही है सियासत को, ये ज़रा फरमाइए कि जिस वक्त इतनी मुश्किल है, पूरी दुनिया में एक आलमी वबा है, इसका गलबा है, तो कैसे काबू पाया जा सकता है? यहाँ तो सियासी इख्तिलाफात जो हैं वो ख़त्म नहीं होते। फरमाइए। थैंक यू फॉर हैविंग मी। और मैंने तफसीली बात सुनी नई मेवान साहब की, और कोविड के मामले पर इन्होंने आपको ब्रीफली जो है समझाया। तो इसमें आपका भी बिल्कुल ये सवाल सही है कि क्यों वफाकी हुकूमतें जो हैं और सूबाई हुकूमत आपस में इन मामलात पर इख्तिलाफ क्यों होता है। बिल्कुल ठीक है। देखें, गुजारिश इसमें यह है कि कोविड एक ऐसी सिचुएशन है जो अभी हमारे पास ये 3rd जो है ब्रिटिश वेरिएंट है, और इस पे कोई भी में देखे ना, इस मुल्क है, अवाम है, तो जो है इस मुल्क की जो है हर जो भी मतलब इंसानियत से ही हर चीज़ ठीक है उसका तो उसमें मैं ये कह इस मसले पर कहीं भी ये न अपोजिशन का मसला है न ट्रेजरी बेंचेस का मसला है,
इस पर कहीं पे भी मुखालफत बराए मुखालफत सियासत में नहीं चलेगी। यहाँ पर तनकीद बराए तनकीद नहीं चलेगी। ठीक है। जो भी केपीके की गवर्नमेंट होगी, पंजाब की होगी या सिंध की होगी, बलोचिस्तान की होगी, हर सूबे के जो भी चीफ एग्जीक्यूटिव हैं और हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब हैं, सबको इस मसले पर अपना अपना किरदार अदा करना पड़ेगा। ठीक है। क्योंकि देखें, कोविड के मसले में जहां तक दूसरे मुमालिक में भी ये वबा आई थी, सिर्फ ये कोई हमारे लिए नई बात नहीं है, लेकिन जब वो सारे मुमालिक उससे निकल चुके हैं, वहां पर लोग सरवाइव कर चुके हैं, तो अभी तक हम क्यों भुगत रहे हैं? हमें हमारी पॉलिसीज को देखना पड़ेगा कि उसमें कहां पर कोई कमी पेशी रह गई, जिसकी वजह से आज तक आवाम जो है, देखें ना, लॉकडाउन की सूरत हाल है। अगर वफाकी गवर्नमेंट हो या प्रोविंशियल असेंबलीज से कोई भी ऐलान हो जाता है कि आप 144 पे इम्प्लीमेंट करें और मुल्क में एक कर्फ्यू नुमा सूरत हाल नाफिज हो जाती है, लेकिन हमें यह भी देखना है कि उसके बाद हमारे पास पहले देखें एक महंगाई की सूरत हाल है, उसके बाद बिजनेस कम्युनिटी को एक रिजर्वेशंस हैं कि भाई हमें हुकूमत एतमाद में नहीं रहती, हमसे नहीं पूछती और एकदम से अपने फैसले कर देती है। हमारी जो बिजनेस मुल्क में खत्म हो गया है, दिन ब दिन हमारी मईशत का जो पहिया है वो तो जैसे हमारी गाड़ी रिवर्स गियर में चल रही है। और यहाँ पर हमारे पास जो एडमिनिस्ट्रेशंस हैं, जो एसी होते हैं, डीसी होते हैं, अब हुकूमत तो ऐलान कर कर बैठ जाती है कि भाई आप इस पे इम्प्लीमेंट करवाएं और जो है वो कर दें, सारा लॉकडाउन का सिलसिला हो जाए। इसमें होता यह है कि कहीं पर एडमिनिस्ट्रेशन हमारी ये करती है कि बिजनेस कम्युनिटी को क्यों, मतलब कुछ ऐसे हल्के होते हैं जिनको रिलीफ दे देती है और किसी पर लॉकडाउन सख्त कर दिया जाता है, फिर यहाँ पर जो है तजाद हो जाता है। उसके बाद ये प्रेशर बिजनेस कम्युनिटी का और उनका जो है हुकूमत के ऊपर आ जाता है। बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पर हमें सारे सिलसिले को देखकर अपने देखें, अवाम की जानें इतनी हम गवा चुके हैं, इससे ज्यादा क्या हम और नुकसान करना चाहते हैं? इसमें किसी पे कोई तनकीद नहीं करनी चाहिए। जैसे मेरे भाई पीपल्स पार्टी के तो जरूर वफाकी हुकूमत के मुखालिफ हैं, तो उनके खिलाफ ही बात करेंगे, उनकी हिमायत में तो नहीं करेंगे। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये जो वबाएं हैं, देखें ये अल्लाह पाक की तरफ से आई हुई है। हमारे कोई इतने गुनाह थे, हमने ऐसे क्या मामलात किए थे कि ऐसी जो है हमारे ऊपर, क्योंकि हमसे पहले देखें जो कौमें गुजरी हैं उन पे भी कोई ऐसे अजाब आए, तो हमें तो तौबा का दरवाजा नहीं छोड़ना चाहिए। और हम पे मस्जिदें, इमाम बारगाह, काबतुल्लाह, मस्जिद नबवी सब बंद हो गए। हम तो अभी तक आपस में अगर लड़ रहे हैं तो ये तो एक अफसोसनाक सूरत हाल होगी। एक अलमिया है कि हम देखें ना किस सिचुएशन में जा रहे हैं, सब चीजों को देखकर। और हमारे जो फ्रंट लाइन डॉक्टर्स हैं, मैं उनको अप्रिशिएट करूंगा। हमें तो लॉकडाउन में ये हो जाता है कि भाई आप घरों पर बैठ जाएं, लेकिन क्या उनके घर नहीं है? वो तो हमारे लिए ही जो है वहां पर खिदमत कर रहे हैं। देखें, हमारे पास तो सिर्फ मुल्क में यूनिफॉर्म चेंज हो गई, अगर बैरूनी खतरात होते हैं तो वहां पर हमारे पाक फौज के जवान बॉर्डर्स पर लड़ रहे हैं, और यहाँ पर यूनिफॉर्म वाइट हो गई, फ्रंट लाइन डॉक्टर्स लड़ रहे हैं। हमें अप्रिशिएट करना चाहिए उनको जो हमारे लिए हिफाजत कर रहे हैं। और एसओपीस का जहां तक सवाल है, तो देखें एसओपीस अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है। आप जैसे मीडिया के जो भाई हैं और वो बैठकर मीडिया के तवस्सुल से भी उनको अवेयरनेस देते हैं, सोशल एक्टिविस्ट हैं, पॉलिटिशियन हैं, वो भी अवाम को जो है बताते हैं कि एसओपीस किस तरीके से होनी चाहिए। और अवाम अब अल्हम्दुलिल्लाह देखें, ये कोई 2-3 महीने का तो मसला नहीं है, काफी अरसे से यहाँ पर कोविड का सिचुएशन हम जो है भुगत रहे हैं। तो इसमें अब अवाम इतनी बाशऊर हो गई है। हम देखते हैं कि अब मास्क हमारी ड्रेस कोड में शामिल हो गया है। जैसे पे हम घर से निकलते हैं तो हमें ये पता है कि भाई नंगे पांव नहीं जाना, शूज पहन के जाना है, अब उसके साथ मास्क भी लेकर जाना है। तो अवाम भी बाशऊर है अल्हम्दुलिल्लाह। हमारे पॉलिटिशियन भी अल्लाह पाक, मैं कहूंगा उनको अक्ल सलीम अता करे कि इन मसलों पर खास तौर पर मिलजुल कर ये मसला हल करने की तरफ जाएं। बनिस्बत इससे अगर सिंध गवर्नमेंट नहीं भाई हमने बड़ा अच्छा काम किया, वफाकी हुकूमत के हमने बड़ा अच्छा काम किया,
यार अच्छा काम किसी ने नहीं किया। Credit की असेंबलीज चाहिए, में हम बिल्कुल। बैठे हैं, मैंडेट आवाम ने दिया है, हम वहां पर उनके लिए नहीं मसले हल करेंगे तो फिर हम क्यों जो है असेंबलीज में बिल्कुल बैठे ठीक है, हैं। बिल्कुल सिर्फ ठीक है। मरात तो नहीं लेनी, तनख्वाहें तो नहीं लेनी, सिर्फ मिनिस्ट्रियां तो नहीं लेनी। बस मैं यही दुआ करूंगा कि रमजानुल मुबारक का महीना भी है, अल्लाह पाक हमें इस अजाब से जान छूटे ताकि मामला आगे की तरफ वापस बढ़ते बिल्कुल चले। जो मामलात ज़िंदगी हैं वो दोबारा से जो है वो मामूल पर आ सकें। जी नहीं भाई, एक चीज़ की शाह साहब ने अभी निशानदेही की, बल्कि काफ़ी चीज़ों की निशानदेही की है। उसमें एक बड़ा मसला जो अब तक रहा है, जिसके ऊपर हम काफ़ी बात कर चुके हैं, वो ये कि ये जो क्रेडिट लेने की जंग है ना, इसकी वजह से भी बड़े नुकसान हुए। और ये देखने में आया कि कहीं कोरोना के केसेस हो गए तो कोई कहता है जी विफाक से कि हमारी ये अच्छी पॉलिसियों का नतीजा, जी सिंध हुकूमत ये कहती है कि जनाब हमारी पॉलिसीज़ का नतीजा। जो भी नतीजा हो आवाम के हक़ में, अगर मुल्क के मफाद में है तो सबको इसका क्रेडिट जाता है, लेकिन यहाँ तक भी सियासत हुई है। इसको किस तरह देखते हैं? जैसे शाह साहब ने कहा कि ये तो इससे बालातर हो के तमाम चीज़ों को सोचना होगा, क्यों हम लोग अभी तक पॉलिटिकली मैच्योर नहीं हुए हैं? फरमाइए। देखिए, क्रेडिट तो हमें आवाम को देना चाहिए। आवाम ने इस पे लाजमी सी बात है, एक लॉकडाउन की तरफ अगर सूरत हाल जाती है, ये जा चुकी है। बिल्कुल ठीक है। जो हालात बने हुए इस वक्त सफ़र कौन कर रहा है? हुकूमत सफ़र नहीं करती है, सफ़र आवाम करती है। बिल्कुल ठीक है। और ये मैं समझता ये हूँ कि इसका जो क्रेडिट है वो ख़ास तौर पे जो इस वक्त डॉक्टर्स हैं, फ्रंटमैन जो इस वक्त जो जिस तरीके से इस कोरोना जैसी वबा को फेस कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कंट्रोल कर लें। देखिए, वबाएं बिल्कुल मैं सेकंड करूंगा इनकी बात को, वबाएं आती हैं, कोई शक नहीं है कि बात ये है कि वबाएं आती हैं और चली जाती हैं। लेकिन कुछ वबाएं ऐसी होती हैं, जैसे मैं आपको बताऊं, डेंगू आया और डेंगू जैसे हालात के अंदर पूरा पाकिस्तान परेशान था, पंजाब बड़ा अफेक्टेड हुआ और उस पर फिर स्प्रे भी किए गए। उसके ऊपर बात ये है कि अच्छे जो तरीक़ेकार थे जो उसको ख़त्म करने के। असल में बात ये कि वबाएं क्या होता है, अब जैसे आपका वो डेंगू आया ना, अब डेंगू आया, डेंगू से होता ये था कि इंसान बीमार होता था, ठीक है। डेंगू से अफेक्टेड होता था, तो हमने मच्छर खत्म कर दिया। अभी है। कोरोना वो वबा है, बात ये कि कोरोना इंसान में ट्रांसफर होता है। अब इंसान खत्म नहीं कर सकते, अब इंसान खत्म नहीं कर सकते। तो ऐसे माहौल के अंदर मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इसको खत्म करने के लिए अवाम ने खत्म करना है। और उसके लिए तरीकेकार ये है कि अब तक जो सूरत हाल बनी है, अब तक तो मैं अगर बात करूँ, बड़ी बड़ी साइंस जब तक ये ट्रेस ही नहीं कर सकी है कौन सी बला। ये जो आपकी जो वैक्सीन आई है, ये एक ठहराव के लिए आई है, रोकने के लिए, वक्ती तौर पर आपका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत करने के लिए कि आपकी जो खून की जो सर्कुलेशन है वो तेज हो जाए। खत्म नहीं कर सकी है, अभी कोई सी दवाई नहीं उतरी है कि मैं ये कहूँ कि बात ये कि सुबह खाओ तो कोरोना जड़ से खत्म हो गया। जिन्होंने वैक्सीन लगाई थी उनको भी कोरोना हुआ, ऐसा नहीं है कि बात ये कि उनको अफेक्टेड नहीं हो। लेकिन ऐसी सूरत हाल के अंदर क्रेडिट जो है, मैं समझता ही हूँ अवाम का क्रेडिट अवाम को देना चाहिए। लेकिन हमें बाहैसियत, क्योंकि हम हुक्मरान हैं, हमें मैंडेट दिया अवाम ने, और मैंडेट जब अवाम ने दिया है तो हमारा काम है कि उनको डायरेक्शन सही दें और जो उनको फैसिलिटेट कर सकते हैं हम उनको फैसिलिटेट करें। मैं आपको मिसाल दूं, वजीर आला साहब जो वजीर आला सिंध है, वो अवाम के आगे ऐसे हाथ नहीं जोड़ रहा था, वो रो रहा था, वो मतलब जो है वो फिक्रमंद था अवाम के लिए कि बात ये कि मैशत जो है बनाते रहेंगे, इंसान नहीं बना सकेंगे। तो मैशत बनाना ये मेरा और आपका काम है, हम हुकूमत के अंदर मौजूद हैं। फिर यहाँ 72% रेवेन्यू निकालने वाला जो हमारा सिंध सूबा है, कराची कैपिटल जो है इसका मौजूद है, यहाँ से 72 जो रेवेन्यू परसेंट निकाल के देता है। 24 किलोमीटर पर इस्लामाबाद बना हुआ जो वजीर आजम बैठता है, 201 काबीना की जो पूरी टीम और फौज लेके बैठा हुआ है, तो ये यहाँ से खींच के ले जाता है। तो हम तो क्रेडिट नहीं लेते, हम तो ये उस वक्त भी कह रहे थे कि खुदा के लिए हम कारोबार बंद करने जा रहे हैं कि कम से कम कोई बेल आउट पैकेज अनाउंस करें। हमने उसके लिए एक तफसीली डिटेल गवर्नर साहब को सेंड की थी समरी, और उसके अंदर हमने कहा था कि ये छोटे ताजिर हैं, दुकानदार हैं, खुदा के लिए इनको 1 लाख रुपए कर्जा दिया जाए। ठीक है। और ऐसा नहीं कि 1 लाख रुपए पूरा कर्जा जो है वो वफाकी हुकूमत दे, 50% सिंध हुकूमत भी देती है। ये जो जिन लोगों के बिजली के बिल आते हैं, शॉप्स के, दुकानदार के, इंडस्ट्रियल के, उसके 6 माह के माफ किए जाए। 50% वफाकी हुकूमत पे करे, 50% हम पे करते हैं। फिर इसी तरीके से जो दुकानदार जो लोग वहाँ जो जॉब करते हैं, उनकी जो तनख्वाहों के अंदर हम उनके लिए हमने 70 की थी कि उनकी तनख्वाह 50% आप दें, 50% हम देते हैं। स्कूल की इंडस्ट्री के अंदर भी ये थे, हमने रिक्वेस्ट की थी कि स्कूल के अंदर जो लोग इस वक्त बैठे हुए हैं वो भी सफर करेंगे, स्कूल वाले भी किराया देते हैं, उन्होंने भी बिजली का बिल देना है, टीचर की तनख्वाहें देनी है, तो उसमें 50% शेयरिंग आप करें, 50% शेयरिंग हम करें। लेकिन पिछले साल जब हमने समरी सेंड की, बदकिस्मती ये रही कि अल्लाह माफ करे कि हमने गवर्नर साहब को समरी सेंड की और गवर्नर साहब को 2 दिन बाद कोरोना हो गया।
वो समरी आज तक वो टेबल पे पड़ी हुई है। जी। तो अवाम को फैसिलिटेट करना ये हुकूमत वफ़ का काम होता है, अवाम को जो है वो डायरेक्शन देना हुकूमत वफ़ का काम होता है। अब कोरोना जैसी वबा के अंदर हमने बाहर निकलना है, उसके लिए एक तरीक़ेकार तय हो गया। एक अदद मास्क है वो आपने पहनना है, मास्क पहन के सोशल डिस्टेंस आपने रखना है, क्योंकि अब ईद भी जो है वो इंशाल्लाह 1 से 2 दिन बाद ईद भी है, और ईद के अंदर हम आपस में मिलते हैं। कल ही मेरा दोस्त कह रहा था KPK में 23% चला गया, कि नहीं भाई यहाँ देखें कहाँ पर पहुँच गया। तो वहाँ क्यों पहुँचा? क्योंकि वहाँ हाथ नहीं मिलाते, गले मिलते हैं। ऐसे नहीं 23% पहुँचा हुआ। पठान भी हमारे वहाँ गले लग के गले मिलते हैं, उनकी एक रवायात हैं, वो रवायात को कायम दायम रखते हैं। तो ये ईद जिसे त्यौहार पर जो आपकी हुकूमत वफ़ मौजूद है, जो उलमा मौजूद हैं, अगर वो कोई फितवा दे रहे हैं या वो आपको डायरेक्शन दे रहे हैं कि आपने गले नहीं मिलना, हाथ नहीं मिलाना, तो आपने नहीं मिलना। सवाब आपको, सवाब की नीयत से आप अल्लाह पाक को आपका सवाब पहुंचना है। दिखावे की नमाजें अल्लाह को नहीं चाहिए, वो क़यामत के दिन दे मुंह पे मारेगा। लेकिन बात ये है कि आपकी जो जाएगी वो आपकी नीयत जाएगी, तो आपकी नीयत है, वो नीयत अल्लाह ताला तक पहुंचनी है। तो इंशाअल्लाह ताला इस वबा को हम आपस में बैठ के अच्छी प्लानिंग के साथ, अल्लाह करेगा कि जल्द इससे जान भी छूट जाएगी और अल्लाह करेगा सब चीज़ें अपनी जगह पे आ जाएंगी। ठीक है, गुफ्तगू जारी रखते हैं। अच्छा, इसके अलावा जो दीगर मामला हैं उसके ऊपर भी हमने बात करनी है और सियासी मामला के हवाले से भी बात होगी, लेकिन इस वक्त जो मसला दरपेश है वो कोरोना वायरस है और जिसकी वजह से जानी नुकसान सबसे ज़्यादा हुआ है। तो इस मामले के ऊपर गुफ्तगू करेंगे, एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो हम फिर जो दीगर मामला हैं उसके ऊपर बात करेंगे। और साथ ही ये बता दूं कि हमारा जो दूसरा सेगमेंट आज होगा उसमें बराह रास्त आपकी कॉल्स को शामिल करेंगे और फिर जनाब जब सेहत के हवाले से जो मामला हैं उसके ऊपर बात करेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें गुड मॉर्निंग कराची। प्रोग्राम में आपको एक दफ़ा फिर खुशामदीद कहेंगे। ब्रेक पे जाने से पहले गुफ्तगू का सिलसिला जारी था, बात हो रही थी कुछ सियासी सूरत हाल के हवाले से और कोरोना वायरस की वजह से अब तक जो नुकसान हुए हैं उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है। बड़ी हैरानकुन बात है कि तीसरी वेव कोरोना की इस वक्त जारी है, जिसकी वजह से हमें नुकसान का सामना है, नुकसान उठाने पड़ रहे हैं। लेकिन अभी भी हमने अपने मामलात से सबक सीखने की कोशिश नहीं की और पहली वेव के बाद हमें होना तो ये चाहिए था कि इस तरह की पॉलिसीज़ मुरतब करते कि दूसरी वेव में उससे बचा जा सकता और फिर तीसरी वेव के लिए, जिसके बारे में पहले से पेशगी इत्तला थी कि मामलात पूरी दुनिया में मज़ीद अबतर हो रहे हैं, कोई पॉलिसी मुरतब करने की ज़रूरत थी। लेकिन यहाँ सूरत हाल ये रही कि सिर्फ बयानात की हद तक जो है वो काम जारी रहा। रोज़ाना की बुनियाद पर दर्जनों प्रेस कॉन्फ्रेंसेस होते रहे, तमाम ही वज़रा, सूबाई, वफाकी सब लोग अपना हिस्सा इसमें डालते रहे और एक दूसरे के ख़िलाफ़ बयान देते रहे और अपने तरीके से इसको मामला को कंट्रोल करने की कोशिश करते रहे। बहरहाल इन तमाम मामला पर गुफ्तगू हो रही है। यहाँ पर हमारे मौजूद मेहमान तशरीफ़ फरमाए। ब्रेक पे जाने से पहले नईम अवान साहब ने गुफ्तगू की कि इसके ऊपर जो अब तक का जो मामला रहा है, वफाक ने किस तरह पॉलिसीज़ बनाई, वो तमाम ज़ेर बहस आई। दूसरे हमारे मेहमान जो है एडवोकेट सैयद अली रज़ा शाह साहब यहाँ पे मौजूद हैं, उनसे हमारी बात हो रही थी कोरोना के हवाले से। शाह साहब ये फरमाइएगा कि ये जिस तरह मामले को हैंडल करने की कोशिश की गई है, हमारे असल में तो ये एक बड़ा केस है, इसके ऊपर तो बड़ा तवील एक प्रोग्राम हो सकता है। जो प्रॉब्लम को हैंडल करने के लिए जो काम किए जाते हैं ना, उसके ऊपर ही बड़े सवालात होते हैं। बहरहाल अभी नईम साहब ने निशानदेही की कि कोरोना के मामले के ऊपर कोई एक ऐसी पॉलिसी मुरतब की जाती जिससे इसको कंट्रोल किया जाता, क्योंकि आप पहली वेव के बाद दूसरी और दूसरी के बाद तीसरी आकर जो है वो गुजर जाएगी, लेकिन अभी तक हम इससे सबक नहीं सीख सकें। ये क्या बहसियत कौम हमारा एक मसला है कि हम अपने जो है वो माजी से सबक नहीं सीखते, जिसकी वजह से हमें नुकसानात का सामना होता है? क्या राय रखते हैं? मैं चाहूँगा इस पर गुफ्तगू कीजिए। बिल्कुल आपकी बात जो है दुरुस्त है कि
अगर हम जो है प्रीवियस जो हमारे एक्सपीरियंस हैं जी। उनसे अगर हम सबक हासिल नहीं करते और हम यहाँ पर बैठकर अगर हम अपने आप को आइंस्टाइन समझने लगें और रोज बैठ के एक नया एक्सपेरिमेंट करने लगें तो ऐसे मामलात नहीं चलेंगे। बिल्कुल ठीक। अवेयरनेस यहाँ पर बहुत ज़्यादा देनी पड़ेगी, काफ़ी हद तक तो आ चुकी है लोगों में, लेकिन देखें जो मेट्रोपॉलिटन सिटी है जैसे कराची है, अब वहाँ पर तो ठीक है हर चीज़ अवेलेबल भी है और लोगों को सूझबूझ भी है, लेकिन अगर मैं बात करूँ थर पारकर की, नंगर पारकर की, अगर आप उस तरफ चले जाएं जो इंडिया के बॉर्डर के करीब हमारे देहात हैं जहां पर मोबाइल के सिग्नल्स भी नहीं आते, बिल्कुल ठीक। वहां पर तो जो है न इतनी कोई सैटेलाइट अवेलेबल है न क्या, तो वो जो वहां पर लोग हैं वो फिर वहां पर कोई छोटे मोटे बिजनेस की वजह से कभी वो वहां से बस में बैठकर हैदराबाद आते हैं, कभी वो कराची आते हैं, तो इसमें चले ठीक है ये जो भी देखे ना सिंध गवर्नमेंट के साथ हमारे सियासी इख्तिलाफात जरूर हो सकते हैं, इस मामले पर नहीं है। तो अगर सिंध गवर्नमेंट ने लॉकडाउन जो है जैसे ट्रांसपोर्ट बंद किए डिस्ट्रिक्ट वाइज तो आमदरफ्त अभी बंद है, तो ये एक अच्छा अमल है, कम से कम ये वहाँ किसी ऐसे देहात की वबा शहर की वबा कहीं और ऐसे फैलाव में कम से कम रुकावट आएगी। क्योंकि देखें हम अगर जब से ये कोविड-19 आया है तब से अगर देखें तो हम कोई इसमें खातिर ख्वाह जो है कोई सा रिजल्ट नहीं लेकर आए हैं, कोई हम कमी की तरफ नहीं जा रहे। हमारे पास दिन ब दिन केसेस में इजाफा हो रहा है, एक परेशान कुन हालात हैं और दिन ब दिन जो है आप देखेंगे हमारे पास हॉस्पिटल जितनी भी हॉस्पिटल्स हैं, हमें हमारी हेल्थ की जो मिनिस्ट्री है उसको भी बैठकर इन मामलात पे देखना पड़ेगा कि हमारे पास क्या हॉस्पिटल्स की सिचुएशन है और इस पे एक हिकमत अमली बनाकर इस सारे सिलसिले को चलाना होगा। क्योंकि देखें अगर कराची है एक बड़ा शहर है, अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर आप कहीं भी चले जाएं, आर्ट काउंसिल चले जाएं तो आपको कोविड की वैक्सीन अवेलेबल मिल जाएगी। लेकिन मैं कहना ये चाहता हूं कि क्यों कोई छोटा देहात होता है तो वहां पर हम क्यों अभी तक वैक्सीन अवेलेबल नहीं कर सके हैं। हमें ये तो देखें अवाम की जान का मसला है, ये कोई मेरा मसला नहीं है, आपका मसला नहीं है, नईम ऐवान साहब का मसला नहीं है। जहां भी हमारे पूरे मुल्क के वो खैबर पख्तूनख्वा से मर्दान की तरफ या लाहौर से फैसलाबाद की तरफ कोई सराइकी बेल्ट हो या सिंध का कोई अंदरूनी ऐसा इलाका हो, हर जगह पर हॉस्पिटल्स में वैक्सीन अवेलेबल होनी चाहिए। हमें इन चीजों में कम से कम कोताही नहीं करनी चाहिए ताकि हम इस मसले से जल्द से जल्द निकल सके, क्योंकि जो सिचुएशन देखी जा रही है निकलने जैसी नहीं लग रही, बिल्कुल सही निकलने जैसी नहीं लग रही और ये दिन ब दिन खराब होने की तरफ जा रही है। हमें जो है जो हमारे ताजिर भाई हैं उनको भी एतमाद में लेना पड़ेगा, उनको भी कोई फंड्स हम अगर दे सकें प्रोविंशियल गवर्नमेंट की तरफ से, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से, क्योंकि देखें जहां पर दूसरे ममालिक होते हैं वहां पर तो ऐसे अगर मसले जहां पर नई नई ऐसी कोई वबा आती है या कोविड का तो सिलसिला वैसे ही हर मुल्क में चल रहा है, तो हमारे पास तो लोगों के पास खाने कोई नहीं है, ऐसे हालात हो गए हैं, लोग दिन ब दिन वो कर्जे ले लेकर अपना टाइम गुजार रहे हैं। क्योंकि देखें ना जब लॉकडाउन है एक बिजनेस कम्युनिटी परेशान है तो वो कहां से सरवाइव करें। जाहिर सी बात है एक जो उनको रोजमर्रा की अशिया है उनकी जरूरत तो पड़ेगी ना, लॉकडाउन है कोविड है तो क्या लोग खाना पीना छोड़ देंगे? तो जहां पर बाहर जो हमारे दूसरे ममालिक होते हैं तो वहां पर तो यकीन करें ऐसी हमारे जो दोस्त यार हैं वहां से हमें बताते हैं, क्योंकि अब कोविड के सिलसिले में हमारा आना जाना नहीं है वहां पर, तो वो बताते हैं कि शाह साहब ऐसा भी है कि हम गेट खोलते हैं तो हमारे पास हर चीज वहां पर अवेलेबल होती है, हमें बाहर जाने की जरूरत नहीं, अपने पैसों से चीज लेने की जरूरत नहीं, गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कर रही है कि भाई आपको जो चीज चाहिए ऐसे, तो उसमें कोई फोटो सेशन नहीं है, कोई किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं हो रही। जहां पर तो हमारे पास मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है, हमारे शहूर को क्या हो गया है कि अगर कोई अगर हमारे सोशल एक्टिविस्ट दोस्त हैं, एनजीओज हैं,
किसी को अगर कोई आधा किलो चीनी का या आटे का पैकेट दे रहे हैं तो 26 उसके साथ सेल्फियां निकाल रहे हैं, और अगर 26 सेल्फियां निकाल के वो बेचारा आटा के 5 किलो का थैला लेके जा रहा है, वो 27वां बंदा रहेगा तो उसको फिर बुलाता है, भाई एक मिनट ठहर जाओ, मेरी तो सेल्फी निकली नहीं। यार आप क्यों ऐसा कर रहे हो, किसी गरीब की आह मत लो। और ये आपके ये वही अमल है जिसकी वजह से ये कोरोना खत्म नहीं हो रहा है। आप अपने आप को सुधार दो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक मददगार है और वो आपकी मदद बिल्कुल करेगा। और ये मसला मेरे आपके हल करने से नहीं होगा, दुआ करेंगे इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक ऐसी मदद करेगा कि हम अमन और खुशहाली की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। थोड़े सिर्फ अमाल देखने की जरूरत है। बहुत अच्छी बात शाह साहब ने की और बिल्कुल सही निशानदेही की। जिन मसाइल की, यही वो मसाइल हैं जिनकी वजह से अब तक कोरोना वायरस जो है वो मसला हल नहीं हो सका है। समझदारी का मुजाहरा करें। खुदारा शाह साहब ने एक और बड़ी अच्छी चीज़ कही है कि ये जो सिलसिला है जो सोशल मीडिया पे तस्वीरें डालने का, अगर किसी की मदद भी की जा रही है तो उसके लिए दिखावा ज़रूरी है। तो इससे अगर इज्तनाब करेंगे तो यकीनन इस वबा पे काबू पाया जा सकता है। आखिरी चंद लम्हात हैं भाई, मैं चाहूँगा ये कि अब ईद का मौका जो है वो करीब है। ईद की मुनासबत से एक पैगाम देना लोगों को ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं अब हम का शिकार हुई हैं, और जैसे उसकी मैं अब तफसील में नहीं जाता तो अगर जिस तरह के फ़ैसले किए जा रहे हैं, नॉन टेक्निकल लोग अगर वो बातें करते हैं तो इससे नुकसान पहुँचा है। एक मैसेज मैं चाहूँगा ज़रूर देखने वालों को दें ईद से पहले, ताकि मामला जो है वो समझ आ सके। देखिए बात ये है कि ईद बिल्कुल हम माजी में बड़े अच्छे तरीके से मनाते रहे और इस उम्मीदों के साथ कि कल अच्छा होगा इंशाल्लाह, कल नहीं तो परसों अच्छा होगा, और अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला ईद फिर हम मना लेंगे इंशाल्लाह। लेकिन इस टाइम पर हमें हुकूमत वक्त ने जो आप लोगों को डायरेक्शन दिए इस कोरोना को ख़त्म करने के लिए, जो एहतियाती तदाबीर दिए, उस पर आपने अमल करना है। अगर उस पर अमल करेंगे, ख़ास तौर पे मास्क है उसका इस्तेमाल करें, सैनिटाइज़र है उसका इस्तेमाल करें। चलो ग्लव्स की तो हमें ग्लव्स की ज़रूरत नहीं है अभी, अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला खैर से ईद गुजरेगी। क्यों ईद पे एक समा बन जाता है, मेहमान आते हैं, रिलेटिव आते हैं, बरादरी रिश्तेदार सब एक जगह बैठते हैं, तो थोड़ा सा इस दफ़ा थोड़ा सा आपने ख्याल करना है। अल्लाह करेगा इंशाल्लाह ताला अगर आप ख्याल करेंगे तो ईद आज आपको नसीब होगी, अगर नहीं करेंगे ख्याल तो फिर अल्लाह नुकसान से हमें बचाए। नुकसान से बचना मुश्किल होगा। शाह साहब आखिर में मैसेज में चाहूँगा ज़रूर दीजिए। जी जो है ईद के हवाले से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ कि अवाम अल्हम्दुलिल्लाह बाशऊर है, हमें उनको बताने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी हम उनसे ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि गवर्नमेंट की जो भी SOPs हैं उनको खुदारा फॉलो करें। ईद के हवाले से देखें, अगर आप अपने किसी प्यारे से गले लगना चाहते हैं तो ये आप सोचें कि आप उससे गले लगकर मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहे, उसमें हो सकता है कि आप में या उनमें कोई ऐसा वायरस हो जो फैल जाए और इससे आप उनको नुकसान दे रहे हैं। तो ये अगर आप थोड़ा सोच समझकर कुछ वक्त, ज्यादा नहीं, कुछ वक्त आप 1 महीना 15 दिन थोड़ा कंप्रोमाइज करें, ईद के सिलसिले में घर पे बैठ जाएं, वहां पर भी आप जो है थोड़ा SOPs को फॉलो करें, सैनिटाइजर यूज करें और जो है सोशल डिस्टेंस करें, तो हम जल्द अज जल्द इससे निकल जाएंगे। और अगर हम नहीं करेंगे तो फिर ये सिलसिला मजीद आगे बढ़ेगा, खुदा ना करे ऐसा ही है। बिल्कुल अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे। ठीक है शाह साहब, थैंक यू सो वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त आपने दिया। नहीं भाई थैंक यू सो वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया और पेश की ईद की मुबारकबाद भी कबूल कीजिए। नाज़रीन ये हमारा सेगमेंट था, बात हो रही थी कुछ कोरोना वायरस के हवाले से। सियासी इख्तलाफात अपनी जगह हैं, लेकिन मामलात को इस वक्त समझने की ज़रूरत है। दोनों हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान जो यहाँ तशरीफ़ फरमाए, उन्होंने बहुत अहम चीज़ों की निशानदेही यहाँ पे की है। कोरोना वायरस से बचने के लिए ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करना है, और जब तक ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा नहीं करेंगे ये मामला इसी तरह तूल पकड़ता जाएगा। तो इसको खुदा समझने की कोशिश करें। मिलना मिलाना ये सारे मामलात सारी ज़िंदगी चलते आए हैं और इंशाल्लाह आगे भी चलते रहेंगे, लेकिन इस वक्त एहतियात जो है वो उसका हमें ख्याल रखना है। एक ब्रेक की तरफ हमें जाना होगा, ब्रेक के बाद दूसरा सेगमेंट होगा। डॉक्टर सलमान सिद्दीकी यहाँ पर हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे अपनी सेहत के हवाले से आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। तो एक छोटी सी ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। आप देखते रहें प्रोग्राम गुड मॉर्निंग कराची।